Messrs ABC and company, this is 10,000. हेडिंग सबका सेम है, डेट, कूलर, अमाउंट 12/12/17. Messrs DEF 15,000. 15/12/17. Messrs GHI 12,000. 20/12/17. Messrs DF 16,000. 25/12/17. Messrs ABC 11,000 and 30/12/17. Messrs GHI, that is 13,000. इसका टोटल कर लेना, कितना आ रहा है? 77. फिर गुड्स अप्रूव्ड कौन सा है तो देखते जाने का। 10 दिसंबर को दिया था और 15 दिन का इसका टाइम पीरियड है, फीलिंग विच दे आर ट्रीटेड एज सेल्स। 31 दिसंबर तक का बनाने का। तो 10 दिसंबर नो इन्फॉर्मेशन टिल 31/12 तो अप्रूव हो चुका है ये। तो 15-25 तारीख को ये अप्रूव हो गया है। 25/12/17 को मेसर्स ABC कंपनी 10,000, दिस इज अप्रूव्ड। सेकेंड रिटर्न्ड ऑन 16/12, तो 16/12 को रिजेक्टेड या रिटर्न्ड में, दिस इज रिटर्न्ड या रिजेक्टेड। मेसर्स DEF 15,000. देन तीसरा गुड्स वर 2,000 रिटर्न ऑन 20th दिसंबर को रिटर्न हो गया है। मेसर्स GHI कंपनी का 2,000 का रिटर्न है और इसका डिस्पैच डेट था 15, मतलब 15 तारीख के बाद 30th को एक्सेप्ट हो चुका है बाकी का। 30/12 को रिमेनिंग गुड्स हैव बीन एक्सेप्टेड। मेसर्स GHI एंड कंपनी का 10,000 का एक्सेप्ट हो चुका है। फिर दिया है अपने को गुड्स रिटेन ऑन 24th दिसंबर DEF, तो मेसर्स DEF का है 16,000, they are accepting it on 24th. And goods retained on 28th December, ये भी returned है ABC and company 11,000. No information till 31st December, तो इसका बैलेंस रह जाएगा। ओके, यहाँ पे रिटर्न अज्यूम नहीं करना है क्योंकि ये मेमोरेंडम बुक्स है। ये बैलेंस रह जाएगा अपने डेटर के अकाउंट में एज वेल एज सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट में। इनका टोटल्स कर दो। दिस इज व्हाट 20, 36, 37, 47,000 and this is 17,000. And then you are supposed to make a sale or return total account. So sale or return total account, this is as good as sales account, but it includes all sale, return, accepted. तो इसमें आपका पीरियोडिक टोटल चला जाएगा, इसमें डेट कॉलम में 31st दिसंबर ही आएगा। बाय सेल और रिटर्न डे बुक, बाय सेल और रिटर्न डे बुक या सन्ड्रीज एज पर सेल और रिटर्न डे बुक, दीज आर गुड्स सेंट। गुड्स सेंट का टोटल 77,000। 31/12 को टू सन्ड्रीज एज पर सेल और रिटर्न डे बुक या टू सेल और रिटर्न डे बुक, these are goods approved or accepted, that is 47,000. and 31/12 को वापस to sell or return day book, to sell or return day book, these are goods rejected या returned, that is 17,000. and to balance CD जो pending है 77 minus 47 is 30 minus 17, 13,000 रुपए के गुड्स पेंडिंग अप्रूवल है। इसको रिटर्न अज्यूम नहीं करना है क्योंकि मेमोरेंडम बुक्स है। जब भी मेमोरेंडम बुक्स होता है तभी
जब गुड्स अप्रूव होते हैं तो मेमोरेंडम में रिवर्सल एंट्री आता है और एक्चुअल बुक में सेल एंट्री आता है। ओके, और ईयर एंडिंग पे एक्चुअल बुक में वो खाली स्टॉक का एंट्री करना पड़ता है, रिटर्न का एंट्री नहीं आएगा कहीं पर। सर हम्म। वो पहला ABC 10,000 वाला, उसमें नो इन्फॉर्मेशन है तो हम लोग को रिटर्न नहीं करने का मतलब? नहीं दिया है ना उधर कंडीशन, 15 डेज के बाद इट विल बी टेकन एज सेल। पढ़ो, 15 दिन बीत चुके हैं तो सेल हो गया तो अप्रूव्ड, बराबर है ना। बस यही बनाने का था। अच्छा इतना ही था, खत्म। दिस इज योर सोल्यूशन, दिस इज फॉर 5 मार्क्स, सिंपल। गॉट इट। इंडिविजुअल डेटर अकाउंट भी हमने तो बहुत सारा किया था, हमने ऐसा सिमिलर सम में सब कुछ बना डाला था हमने, याद है, 2 बड़े बड़े सम में मेमोरेंडम का सब बुक्स किया है, सेल और रिटर्न टोटल बनाया है, फिर डेटर का अकाउंट बनाया है मेमोरेंडम का, एक्चुअल सेल्स बुक बनाया और एक्चुअल डेटर अकाउंट भी बनाया है, अप्रूव्ड रिजेक्टेड का, दो दो डेटर का भी अकाउंट बनाया। जब भी मेमोरेंडम बुक्स रहता है मतलब सब एंट्री रफ में, गुड्स भेजा वो भी रफ में, गुड्स रिटर्न किया वो भी रफ में, गुड्स एक्सेप्ट किया वो भी रफ में, खाली जब गुड्स एक्सेप्ट होता है तब यहाँ पे रिवर्सल एंट्री आता है और वहां पे में सेल्स एंट्री आ जाता है सेल्स बुक में। मतलब सेल्स बुक में कौन सा एंट्री आएगा, खाली ये पोर्शन का एंट्री सेल्स बुक में आएगा, ये पार्ट का एंट्री सेल्स बुक में आएगा, ये सेल्स बुक में ये सब एंट्रीज आ जाएंगे एक्चुअल सेल्स जो अप्रूव हुआ है, और जो पेंडिंग बचा है ईयर एंड पे उस पे रिटर्न की एंट्री अपने को करनी नहीं है फेयर बुक में, क्योंकि फेयर बुक में हमने ज्यादा कुछ सेल्स बताया नहीं है जो रिटर्न होगा। ओके, तो मेमोरेंडम बुक्स के वक्त जो ईयर एंडिंग में हम लोग रिटर्न और स्टॉक दोनों की एंट्री करते हैं ना, उसमें रिटर्न वाली एंट्री करनी ही नहीं है, खाली स्टॉक वाली एंट्री करनी है। स्टॉक वाली क्यों करनी है, क्योंकि फिजिकली गुड्स डिस्पैच हो चुका है, स्टॉक रजिस्टर से निकल चुका है, उसका खाली हमें रिवर्सल एंट्री करना पड़ेगा वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में, क्योंकि वो फिजिकल स्टॉक में नहीं है, बुक ओनर है लेकिन फिजिकली निकल चुका है, तो अपने को खाली वो स्टॉक टू ट्रेडिंग का एंट्री करना पड़ेगा ऑन योर एंड, वो भी ऑन योर एंड। बीच बीच में महीने दर महीने वो भी एंट्री नहीं करना है। तो जब भी मेमोरेंडम बुक होता है 2 ही एंट्री आता है एक्चुअल बुक में, नंबर 1 एक्चुअल सेल्स, नंबर 2 योर एंडिंग पे क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट, दैट्स इट, क्लियर। दैट वाज योर मेमोरेंडम बुक ऑफ सेल और रिटर्न। ब्रशअप हुए सब चैप्टर्स, आई थिंक तुमने कर दिए 2 दिन में अभी सब, ऑलमोस्ट ऑल द चैप्टर का क्वेश्चन यू हैव अटेम्प्टेड। तो आ वो जाओ। रिटर्न रिटर्न ही होगा वो जो 30,000 का। नहीं नहीं नहीं, बैलेंस दिखेगा, ये मेमोरेंडम है ना, इसको क्या फर्क पड़ता है, ये बैलेंस ही दिखाएगा। नेक्स्ट ईयर पता चला कि अप्रूव हुआ तो भी रिवर्सल एंट्री, और रिजेक्ट हुआ तो भी रिवर्सल एंट्री, इसका टाइम नहीं खत्म हुआ है ना अभी तक, 15 दिन बाकी है। तो अप्रूव हो कि रिजेक्ट हो, मेमोरेंडम बुक में तभी एंट्री आएगा जब एक्चुअल अप्रूव या रिजेक्ट होता है। नेक्स्ट ईयर समझो जनवरी में ये 13,000 का अप्रूव हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा टू सेल और रिटर्न, और तभी एक्चुअल बुक में सेल्स की एंट्री आएगी 13,000। और जनवरी में इसको रिजेक्ट कर दिया तो भी इधर तो टू सेल और रिटर्न आएगा और एक्चुअल बुक में कोई एंट्री नहीं आएगा, सब कुछ रफ टू रफ खत्म हो गया, फेयर बुक में इफेक्ट ही नहीं आया। तो फेयर बुक में कम से कम इफेक्ट आने के लिए ये रफ बुक बनता है मेमोरेंडम में। नॉर्मल नॉर्मल केस में क्या होता है, जब फ्रीक्वेंटली नहीं रहता है, न्यूमरस नहीं रहता है, तभी हम लोग जब भी सेल करते हैं तब हम सेल रिकॉर्ड कर देते हैं ना, तो फिर जक मार के अपने को ईयर एंडिंग पे देखना पड़ता है कि भाई अप्रूव कर रहा है कि रिजेक्ट कर रहा है कि क्या कर रहा है। जवाब नहीं दिया तो हम लोग रिटर्न की एंट्री कर देते हैं ईयर एंड पे। तो ये लफड़ा इधर नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने जब गुड सेंड किया तभी एक्चुअल सेल बुक में एंट्री की ही नहीं है, रफ बुक में की है। जब अप्रूव हुआ, गारंटी अप्रूव हुआ, वही एंट्री फेयर बुक में। तो खाली गुड सेंड कर दिया उसकी एंट्री ही नहीं है, फेयर बुक्स में एंट्री नहीं है उसकी, रिटर्न होने का एंट्री सवाल ही नहीं है ईयर एंडिंग पे। तो ये बात है। चलो MTP2 ले लो फटाफट। MTP2 पे पहले ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं, आपको पेपर में आने वाले 4 मार्क्स इंटू 2 8 मार्क्स के। जस्ट लुक एट द ट्रू और फॉल्स
स्टेट विद रीजंस ट्रू और फॉल्स आंसर नीचे दिया हुआ है आप खाली ओरली आंसर कर सकते हो ट्रू और फॉल्स लिख सकते हो ओके ओन वर्ड्स में आंसर कर सकते हो एक लाइन में net income in case of persons practicing vocation is determined by preparing profit and loss account vocation म्हणजे प्रोफेशनल not exactly non profit professional तुम गाइडेंस दे रहे हो किसी को स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हो स्कूल्स में जाके चैरिटेबल वर्क कर रहे हो दैट इज वोकेशन ओके तो क्या बनाएगा वो विल यू बी प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट No. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही विल बी ये मेकिंग कौन सा इनकम chapter में? एक्सपेंडिचर अकाउंट एनपीओ का है वोकेशन का मतलब अभी आ रहा है ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी काफी बात हो रहा है वोकेशन का वोकेशन मतलब क्या अब स्कूल में सपोज आपको आर्किटेक्चर सीखना है किसी आर्किटेक्ट को बुलाया गया तो उसके अंडर आपको प्रैक्टिकल गाइडेंस देगी भैया क्या होता है एक्चुअली आर्किटेक्चर तो वो आके अपनी सर्विसेज दे देगा स्कूल कोई कोई करते हैं मॉनिटरी बेसिस पे भी बट जनरली वोकेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट टाइप ऑफ वर्क नॉमिनल चार्जेस पे होने वाला चैरिटेबल टाइप वोकेशन okay so vocational education vocation practicing that is all for not for profits generally okay remember that so that is npo एक टाइप का नॉन प्रॉफिट कंसर्न या नॉन प्रॉफिट इंडिविजुअल है वो नॉन प्रॉफिट बेसिस पे काम कर रहा है so he will not make profit and loss account he will make income and expenditure account problem of reading interest arises when the due date of a transaction falls after the closing date of the account current ट्रू true true what is reading interest आप थोड़ा दो लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो it is nothing but the rebate or the negative interest which is allowed on the amounts which are due after the account date okay rebate or the negative interest chargeable on the amounts that are due after the date of account current they are written on the opposite side of the transaction in the form of reading interest or reading product and true वही explain कर रहे हो आप स्क्रीन शेयर नहीं किया मैंने उसका नहीं किया है सॉरी आ गया ये अभी होने रहा है जस्ट अ सेकंड जस्ट या सी रेडिंग क्लियर है कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं है अभी बाद में करेंगे नॉमिनल द बैलेंस इन पेटी कैश बुक रिप्रेजेंट्स एन एसेट ट्रू और फॉल्स ट्रू ट्रू पेटी कैश बोथ रिप्रेजेंट एसेट्स बराबर है देन stock at the end if appears in the trial balance is taken only to the balance sheet फॉल्स ट्रेडिंग अकाउंट ना तो थर्ड का क्या आएगा? थर्ड का मैं करवाऊंगा कंसाइनमेंट अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट बाकी है ना वो आएगा ना वो हाँ ट्रू आएगा. फिफ्थ वाला क्या आएगा फिफ्थ वाला ट्रायल बैलेंस में अपीयर होता है True. तो एसेट हाँ, में true ही दिखा आएगा. ना ट्रायल बैलेंस में दिखा मतलब रिकॉर्डेड है तुमने सी स्टॉक इज प्रीपेड एक्सपेंस तो तुमने प्रीपेड एक्सपेंस टू ट्रेडिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग की एंट्री कर दी है ट्रेडिंग बन चुका है या परचेज बन चुका है नेट परचेज दिखाओगे तो स्टॉक टू परचेज कर दिया है तो प्रीपेड एक्सपेंस की ऑलरेडी एंट्री रिकॉर्ड हो चुकी है रिकॉर्डेड आइटम है सो इट विल हैव जस्ट वन इफेक्ट प्रीपेड एक्सपेंस एसेट्स अरे ट्रेडिंग में नहीं दिखेगा फिर so true in case of sports fund is kept expenses on account of sports event should be charged to sports fund true True. whenever sports fund is kept that means the receipts are not recurring they are non recurring receipts so the expenditure are also non recurring
They cannot be recorded in income and expenditure account, but they are deducted from the respective funds. However, non-recurring receipts and non-recurring expense. So cannot be recorded in income and expenditure account. Salary paid in advance is not an expense because it neither reduces assets nor increases liability. Very good question. False. Salary paid in advance is not an expense because it neither reduces assets nor increases liability. It is not an asset, but वो second part right है कि wrong है वो समझ. It is not an expense. It is not an expense. बराबर है, बराबर और फिर है. लायबिलिटी पे अफेक्ट होता है ना, तो फिर ऐसा होता है. प्रीपेड एक्सपेंस का एंट्री क्या होता है? कट जाता है ना. What is the entry for prepaid expense, guys? Prepaid expense to cash. So क्या हुआ? एक एसेट बढ़ा, एक एसेट घटा. टोटल एसेट पे कुछ इम्पैक्ट हुआ? नहीं हुआ. लायबिलिटी पे कुछ इम्पैक्ट हुआ? नहीं हुआ. ये वही दिया है आपको, एक्सप्लेनेशन दिया है. कभी भी कोई एक्सपेंस होता है ना, या तो कोई एसेट घटाएगा या तो कोई लायबिलिटी बढ़ाएगा. एक्सपेंस या तो पेड हो सकता है या पेबल हो सकता है. अगर पेड एक्सपेंस है तो इट विल रिड्यूस द एसेट, एक्सपेंस टू कैश. या नॉन कैश है तो डेप्रिसिएशन टू एसेट. और अगर पेएबल है तो इट विल इंक्रीज द लायबिलिटी, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. एक्सपेंस बढ़ा, कैपिटल घटा और सामने लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, पेएबल. So if it is a paid expense, it decreases cash or any other asset, and if it is a payable expense, always it will increase the liability. Got it? वही आगे एक्सप्लेनेटरी पॉइंट दिया हुआ है, कुछ नया चीज नहीं है. खाली फर्स्ट पार्ट में समझ के आ जाता है ना कि इट इज नॉट एन एक्सपेंस. ट्रू. वो आगे तो खाली दिया है कि इट reduces, does not reduce the asset. तो आप एंट्री लिखा सकते हो. Whenever an expense is paid in advance, the journal entry is prepaid expense to cash. Prepaid expense to cash. So one asset increases, prepaid expense increases, and cash decreases. So there is no net change in the asset as well as there is no net change in the liability. Hence it is an asset, not an expense. Clear? Understood? Then वैसे कोई इनकम जनरेट होती है, when there is some income, so what will happen? Either your asset will increase in the form of income receivable or cash, some asset will increase, or your liability may decrease. जैसे लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड इनकम को ये साल कंसिडर किया, इनकम बनाया. लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड इनकम ऐड कर देते हो ना यहाँ पे, प्री रिसीव्ड टू इनकम इज द एंट्री. तो या तो कोई लायबिलिटी डिक्रीज करेगा या तो कोई एसेट इंक्रीज करेगा, इनकम. एंड एक्सपेंस है तो एसेट डिक्रीज करेगा और लायबिलिटी बढ़ा देगा, दोनों में से एक करेगा. देन सैलरी हो गया. लेबोरेटरी एंड लाइब्रेरी डिपॉजिट्स टेकन फ्रॉम स्टूडेंट्स इन केस ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. True. Any deposits, advances taken are liability. Okay, benefit is yet to be provided, or services are yet to be provided to student, so it is a liability school or the college. Perfect. State the advantages of setting accounting standards. ये chapter बाकी है आपका. Explain cash and mercantile system of accounting. Cash and mercantile म्हणजे cash and Accruals. accrual. Mercantile means accrual. You can show the difference between cash and accrual, right? Cash system involves only recording on the basis of cash, income received in cash and expenses paid in cash. Only that part is recorded in cash system. Accrual system में क्या होता है? Income and expenses on earned and incurred basis. बराबर है? Time basis. So matching is followed. Cash records just the cash part. Income and expense accrued system ignores cash. Whether you receive income in cash or pay expense in cash is not important. They must be incurred, time basis or earned basis. And that's it. 2 points you can write. Journal entries orally करना है कि लिख रहे हो? Orally करना है, चलेगा? A running business was purchased by Mohan with the following assets and liabilities. बताओ, पूरा asset liability उसने उठा दिया, क्या एंट्री करेगा? Assets to capital to liabilities. Assets to liability to capital. बराबर है? Cash account debit, land account debit, furniture debit, stock debit to creditor to bank overdraft to capital. Is that clear? पूरा का पूरा business ले लिया उसने. Then goods distributed by way of free sample. Advertisement to purchase. Purchases. Rahim became insolvent, could pay 50 paise na rupee. Amount due from him was 600. Cash. Bank bad debts to Bank bad debts to Rahim.
सही बात है. Bank bad debts to Rahim classify into capital and revenue. Sorry, the capital and revenue. Complete repayment of existing building. Revenue. Complete repayment of Revenue. existing building. Revenue. बढ़िया है. कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है. नो फ्यूचर बेनिफिट. इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू सेंट्रल हीटिंग सिस्टम. Revenue. Capital. न्यू सेंट्रल हीटिंग सिस्टम. दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो पर बोला किधर एफिशिएंसी बढ़ाएगा? लॉजिकल है ना. सेंट्रल हीटिंग सिस्टम लेके आने से उसका इंडिविजुअल हीटर, इंडिविजुअल फैन खर्चा कम हो जाएगा. लॉन्ग टर्म एक्सपेंस रिडक्शन है उसका. अगर आप हर एक जगह पे एसी लगाते हो और आप सेंट्रलाइज्ड एसी कर देते हो तो आपका कॉस्ट ऑफ एसी कम हो जाता है. ऐसे ही सेंट्रलाइज्ड हीटिंग सिस्टम करते हो तो कॉस्ट कम हो जाती है आपकी, है ना. देन repainting of a delivery van. Revenue. Revenue. No future benefits. Providing drainage for a new piece of water extraction equipment. Capital. Providing drainage for a new piece of water extraction equipment. कैपिटल उसके बिना ये चलेगा ही नहीं. नहीं चलेगा. Purchase of asset. Then legal fees on acquisition of land. Capital. Capital incurred on fixed asset required to put it into use. Carriage cost on a replacement part for a piece of machinery. Carriage Capital. cost of a replacement part. Replacement मतलब negative करो, neutral कर रहे हो. That is revenue. No additional extra benefits. Again there is cash book. Their favorite. पता नहीं क्या है. Cash in hand, cash at bank. क्या करोगे? Orally कर रहा हूँ चलेगा ना cash To book? balance. इसको लग रहा है difficult. ठीक है चलो. Cash in hand, cash at bank. To balance brought down. बराबर है. Paid into bank म्हणजे Bank to Bank to cash. 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 Contra entry याद रखना. C याद रखना. To cash by bank. दो effect याद रखना. Bought furniture and issued a check. Furniture to bank. Buy furniture, bank column. Purchase goods for cash. Purchase to Pay to cash. Received cash from Mr. K and discount allowed. कैश डिस्काउंट ओके. K. So 2K cash column, discount column. Cash sales. Cash to sales. Sales cash column. Paid to Mr. P by check. P to discount to By bank. P bank column, discount in discount column. Paid into bank वापस bank Bank to Bank to cash. cash. Withdrawn from bank for private expense. Drawings to bank. Drawings to to bank. bank. Buy drawings bank column. Received a check from B and allowed him a discount. Bank discount to B. Bank Cash, discount to cash. Cash आएगा. Okay, 26. cash. Again वापस next day deposit है. Yes. So 2B cash column and discount column and फिर deposit किया तो entry bank to cash. To cash bank column by bank cash. Rent by check. So again by rent and bank column. सर कल था पूरा डिट्टो है ना वैसा ही था. कैश बुक Amount का पूरा वैसा ही था. अमाउंट चेंज करके दे दिया. क्या अमाउंट भी सेम है. इतना नहीं है. क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स. रेक्टिफिकेशन ऑफ अच्छा क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स पूछा है अभी. रेक्टिफिकेशन नहीं पूछा. क्लासिफिकेशन पूछा. क्लासिफाई इनटू एरर्स ऑफ ओमिशन, कमीशन एंड प्रिंसिपल. सेल ऑफ फर्नीचर क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट. Principal. Principal mix-up of capital and revenue, long term and short term. Principal. Purchase worth 4,500 from M, not recorded. Omission. Credit sale wrongly passed through purchase. Commission. Purchase का sale, revenue का revenue, capital का capital is commission. Machinery sold on credit to Mohan, recorded in journal proper but omitted to be posted. Commission. Partial omission, commission. तो partial omission मतलब commission है वो ही ना. नहीं partial omission लिखना. partial omission. Omitted to be posted दिया ना. omission error में category omission में जाएगा इसका. ओके. wrong post किया होता तो commission आता. goods worth 5,000 purchased on credit from Ram, recorded in Commission. the purchase book. Commission. Sales का goods worth 5,000 purchased from recorded purchase 500. amount का wrong 1,000 का 500. commission error of commission. clear. BRS कीजिए कृपया. एरोस फटाफट. ओनली BRS, नो एडजस्टेड कैश बुक. करिए. नॉट मोर देन 5 to 7 मिनट्स है. चिंदी क्वेश्चन है. कम ऑन 5 मिनट में होना चाहिए.
अरे ये जो फिफ्थ वाला है वो कैश बुक में रहेगा ना? फिफ्थ वाला है क्रेडिट बैलेंस, हाँ कुछ नहीं दिया तो मिस्टेक इज ऑलवेज इन कैश बुक, यस। बैंक का मिस्टेक स्पेसिफाई किया है तो ही लेने का। One two seven four one. चेक करो पीछे नीचे से आंसर। वही है। बराबर है। हाँ हाँ। वन 127418 12741 आ रहा है ना आंसर। हाँ चलो डन, चेक किया। और फिफ्थ है फिफ्थ 1500 वाला, हाँ, तो क्रेडिट बैलेंस वाज कैरीड फॉरवर्ड एज डेबिट बैलेंस, कल किया था ना हमने। पेमेंट को रिसिप्ट दिखा दिया। पेमेंट को रिसीट दिखा दिया, मतलब रिसीट ओवरकास्ट हो गया डबल अमाउंट से 3000 से। रिसीट वेंट अप बाय 3000। सीबी गोज अप, पीबी फ्लैट, अपवर्ड्स तो प्लस। गुड, ये स्पीड में हो गया तो आपका 10 मिनट में और स्टेटमेंट हो जाएगा, 12 मिनट में सम खत्म हो जाएगा, 12-13 मिनट। क्रेडिट मतलब पेमेंट इसमें। कैश बुक का क्रेडिट सर मतलब इसमें पेमेंट। ये पासबुक से लेने का ना, दिया थोड़ी है। कुछ नहीं दिया है तो मिस्टेक इज ऑलवेज इन कैश बुक। कैश बुक। बैंक का मिस्टेक है तो दे शुड स्पेसिफाई। कर लो। सेकंड वाला एक बार समझाओ ना। बैंक had collected a check of 500 on behalf of Sri Hari, हम लोग कौन है श्री हरि, but wrongly credited it to Sri Hari's account, another customer of the bank। दोनों सेम नाम के कस्टमर हैं। तो हमारा चेक कलेक्ट किया था और क्रेडिट कर दिया था किसी और श्री हरि को। तो हमें तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, हम श्री हरि, हमने क्या किया, वो चेक डिपॉजिट किया होगा तभी बैंक ने कलेक्ट किया है। हमारा कैश बुक गोज अप, लेकिन पासबुक में इफेक्ट ही नहीं आया क्योंकि बैंक ने तो भाई किसी और श्री हरि को क्रेडिट कर दिया। हमारा कैश बुक वेंट अप लेकिन पासबुक रिमेन्ड फ्लैट, एरो गोज अप प्लस, प्लस हो जाएगा। बैंक कलेक्टेड चेक ऑन बिहाफ ऑफ श्रीमती, मतलब हमने ही दिया है, हमारा ही चेक है। दूसरे किसी ने नहीं दिया। दूसरे किसी ने कैसे दिया है, वो तो डायरेक्ट डिपॉजिट रहेगा ना, ऐसा कुछ दिया है तो। बिहाफ ऑफ श्री हरि मतलब अपना ही चेक है। Withdrawal column of pass. अंडर कास्ट, व्हाट इज विड्रॉवल? पेमेंट, पेमेंट अंडर कास्ट, एरो गोज अप, पेमेंट कम बताया, बैलेंस बढ़ गया पासबुक का। पासबुक वेंट अप बाय 100, कैश बुक फ्लैट माइनस। ये 10 मार्क्स का है। 10 मार्क्स, ये ऐसा कभी कभी जैकपॉट भी लग सकता है, इजी क्वेश्चन भी आ सकता है। कभी कभी पब्लिक को शक होने लगता है यार इतना इजी कैसे आ गया। हो सकता है ट्रैप वैप हो, कुछ ट्रिकी आइटम हो, लेकिन चेक करके करने का इजी पूछ भी सकते हैं वो लोग। कोई कोई पेपर में काफी इजी क्वेश्चंस भी आपने किया ही है ना, पेपर्स आपको देखा पता चला होगा सॉल्व करते वक्त 4 पेपर में कहीं कहीं काफी इजी क्वेश्चन आ जाते हैं जो एकदम इजी लगते हैं आपको सॉल्व। और अब ये प्रीलिम्स के लिए सिर्फ मॉड्यूल करे तो बहुत है ना। या इनफ मॉड्यूल, लेकिन अच्छे से। या ये सेकंड वाले में अगर डायरेक्ट डिपॉजिट होता तो नो एंट्री आता ना। यस, तो फिर नो एंट्री आता है, एब्सोल्युटली राइट। डायरेक्ट डिपॉजिट होता और बैंक ने किसी और को क्रेडिट कर दिया तो हमें तो पता ही नहीं चला है, तो फिर नो एंट्री। बराबर है।
बैंक had collected and credited, लेकिन then we would have to intimation का कुछ देना चाहिए उनको, बट ठीक है, फिर नो एंट्री आएगा, बैंक डायरेक्टली क्रेडिटेड फिर नो एंट्री आएगा, बराबर। बट देन दे विल स्पेसिफाई समथिंग, इंटीमेशन मिला था नहीं मिला था, ठीक है। नेक्स्ट वन हम लोग जाते हैं अभी ये चैप्टर का फाइनल अकाउंट्स, आ गया। फाइनल अकाउंट्स उड़ाइए कृपया। वड्डा समय वड्डा, हरी, इसमें भी हरी। क्वेश्चन नंबर Question number 12. Final accounts. Hari. Should I discuss or you all try? Achha, you only answer. Chalo. Hari's capital will be what? Liabilities. Stock on 1st Jan will be? Trading debit. Sales are what? Trading credit. Return inward is less from sales. Purchases are trading debit. Return outward is less from purchase. Carriage inward किधर जाएगा? Carriage inward is trading debit. Rent and taxes. खाली rent and taxes है तो P&L debit. Salaries and wages P&L debit. Sundry debtors asset. Creditors liability. Bank loan hidden adjustment liability. Bank interest. Where you'll write bank interest? P&L debit. Printing and stationery expense. Bank balance asset. Discount earned. P&L credit. P&L credit. Furniture and fittings asset. Discount allowed. Sorry. Discount allowed is P&L debit. General expenses P&L debit. Insurance is P&L debit. Postage and telegram P&L debit. Cash balance is asset. Traveling expenses P&L debit. Drawings is less from capital. Included amongst the debtor is 3,000 due from Ram, and included among the creditor is due to him. वो रॉबर्ट वाला एडजस्टमेंट ना, 2000 लेना है ना, हैं दोनों में से 1000 क्रेडिटर्स माइनस 1000। हाँ, दोनों में से 1000 माइनस करना है। 4000 किधर से आ गया भाई? 3000 उसी को देना है और 3000 उसी से लेना है और 1000 उसी को देना है, तो एंट्री क्या बनेगा? दोनों में से 1000 कॉमन उड़ा दो, एंट्री क्या बनेगा? डेटर 2000 ऐड टू क्रेडिटर, हैं? राम टू राम, creditor to Creditor to debtor. क्रेडिटर टू डेटर, क्रेडिटर टू डेटर, डेटर टू क्रेडिटर नहीं, डेटर टू क्रेडिटर दोनों बढ़ गए। क्रेडिटर टू डेटर, लायबिलिटी कम हुआ तो डेबिट, एसेट कम हुआ तो क्रेडिट। क्रेडिटर टू डेटर हाउ मच? 1000। दोनों में से 1000 यू विल सबट्रैक्ट। इज दैट क्लियर? सर राम टू राम थोड़ी आता है एंट्री, वही क्रेडिटर और डेटर है ना। राम क्रेडिटर के अंदर पड़ा हुआ है ना, मर्ज होके। तुम क्या करते हो ईयर एंड पे, जितने डेटर होते हैं राम, रहीम, श्याम, अशोक, सबका अकाउंट बंद करके ग्रुप अकाउंट क्रेडिटर में ट्रांसफर कर देते हो। ऐसे जितने डेटर होते हैं उस सबको मिला के डेटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो, तभी तुम लोग जनरल क्रेडिटर और डेटर से एंट्री कर रहे हो, समझा? क्रेडिटर टू डेटर, पूरा क्रेडिटर में से 1000 कम और डेटर में से 1000 कम, राम का अमाउंट ऑटोमेटिकली नलिफाई हो गया उधर, ऐसा है। Then provision for bad and doubtful debts be created at the rate of 5% and for discount at 2%. I think that is what NRDD and NRFDD formula, and less from debtors, discount का formula, depreciation on furniture and fitting simple, less from asset expenditure P&L debit. Personal purchases of Hari amounting to 600 have been recorded in the purchase day book. Purchase से less और capital से। Purchase से less and drawing. ड्रॉइंग। परचेज से लेस, एक मिनट, नहीं इसमें है ना, पर्सनल परचेजेस ऑफ हरी अमाउंटिंग टू 600 हैव बीन रिकॉर्डेड इन परचेज। हाँ बराबर है। क्या करोगे? परचेज में से लेस एंड ड्रॉइंग, कैपिटल में से लेस, करेक्ट। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन शैल बी प्रोवाइडेड फॉर द होल ईयर, shall be provided for the whole year. 20,000 का 14% कितना होता है? 2,800। कुछ पेड है क्या वहां पे, दिख रहा है आपको? इंटरेस्ट पेड है कुछ 1100 पेड है, दिख रहा है आपको?
तो नेट कितना पेएबल होगा? 1,700. 1700 वही नॉर्मल है. कैलकुलेट, चेक, कंपेयर. क्वार्टर ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस विल बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर. क्वार्टर म्हणजे 1/4 closing stock. 1/4 is what? 3,600. Prepaid. 1/4 is prepaid, less from stationery and assets. Credit purchase of invoice amounting to 400 has been omitted from the books. क्या? Recorded purchases. Add Oh, to purchases, purchase. add to credit. Add to purchase, Creditors. add to creditor. Stock was 78,600. इसमें कोई रेक्टिफिकेशन एंट्री नहीं है. क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स. उड़ाइए. देखिए कितने टाइम में होता है. स्पीड इज इम्पोर्टेंट, लेकिन विद डिसेंट प्रेजेंटेशन. सर इसमें भी वर्किंग नोट्स आएंगे ना? यस, इसमें वो डेटर क्रेडिटर का दिखाना पड़ेगा, राम का, और आपका स्टेशनरी का दिखाना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन का दिखाना पड़ेगा. 3 तो आएगा ही. 3 वर्किंग नोट्स यू नीड टू शो. वो सेलिब्रिटी पीपल काले पर्दे के पीछे लिख रहे हो ना तुम लोग, ऑफ वीडियो के पीछे सो नहीं गए ना? हमारा परमानेंट सेलिब्रिटी सर। नहीं करेगा वीडियो. क्या बोल रहे हो? मैं लीव कर दूं ग्रुप, मेरे को देरा से जाना है. ओके, वो फंक्शन है उसको. ठीक है. कंप्लीट कर लेना ये, हाँ ओके. और कुछ डाउट्स है तो फिर क्लियर कर लो. ओके, आज के समय. कृषा के साथ और कौन पढ़ रहा है? बहन है तुम्हारी? हाँ सर, कौन, छोटी है बड़ी है? बड़ी है. अच्छा, हो गया है, सीए कर रही है? नहीं, साइंस लिया है. अच्छा, साइंस लिया तो उसके लिए ग्रीक लैटिन होगा ये सब. करो. मस्ती चढ़ा है कोई. हेलो. क्या उसको सीखना है अकाउंट? अचानक से इतना मन हो गया है. चलो.
सर वो 1000 लेस करेंगे तो लिखने का क्या है? अमाउंट ड्यू टू राम एंड अमाउंट ड्यू फ्रॉम राम. क्रेडिटर्स में अमाउंट ड्यू टू राम लेस 1000 अमाउंट ड्यू टू राम. डेटर्स में अमाउंट ड्यू फ्रॉम राम 1000. सर इसमें अनरिकॉर्डेड परचेज है तो ऐड टू परचेज और ऐड टू क्रेडिटर ना? बराबर है. ऐड टू परचेज ऐड टू क्रेडिटर. कुछ भी अनरिकॉर्डेड है परचेज सेल अज्यूम इट इज ऑन क्रेडिट एसेट या गुड्स व्हाटएवर. सर टैलीड 116493. चेक करो पीछे नीचे. वन 16493 आ रहा है ना? हाँ, हाँ. 16493. सर वो बीकेसी वाला ऑफिस खुला है. तो जाके आओ. स्वागत. अच्छा है बाजू में निपट जाएगा काम. बराबर से कोई अच्छा खासा एम्प्लॉय दिखे उसके एकदम हाथ में देके उसके साथ फोटो वोटो खिंचवा के आना प्रूफ के लिए. भैया हमने तो हैंड ओवर कर लिया. वहां से कुछ गड़बड़ हुई तो प्रूफ है हमारे पास. पूरे ऑफिस में एक ही बंदा बैठा है. और रहेगा ऊपर है ना ऑफिस 5वें 6वें माले पे. उधर गए थे क्या? तो मेरे एक दोस्त गए थे उसने बोला कि एक ही जन है पूरे ऑफिस में. 7-8 जन आए थे सबमिट करने एप्लीकेशन. हाँ इस पे फ्रंट डेस्क पे रहेगा ना एक तो. नीचे ऊपर जाके देके आने का. 5th 6th फ्लोर पे किधर तो ऑफिस है उधर. फोटो वोटो लेके आना मस्त एक्नॉलेजमेंट करके. भैया हमने आपको हैंड ओवर कर दिया है. अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. सर आपका भी कल लास्ट लेक्चर है? फ्राइडे. फ्राइडे फ्राइडे. चलो हो गया. डन डन डन. 2 मिनट. चेक कर लेना नीचे आंसर. जिसका हो गया टैली किया आंसर आ रहा है. वेरीफाई जीपी एनपी बैलेंस शीट टोटल पूरा चेक करना. ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट फाइनल टोटल. वीरती फिनिश्ड. किधर जाके आई? कॉलेज जाके आई? मंदिर जाके आई? किधर जाके आई तुम? मंदिर जाके मंदिर. मंदिर खुला है क्या? सोशल डिस्टेंसिंग अलाउ करता है? बिल्डिंग में है. अच्छा बिल्डिंग में. बाहर तो बंद है ना देरासर एंड ऑल जाने का. हाँ सब बंद है. सब बंद है. वो किधर गई फिर? अभी बोल के मैं देरासर जाके आती हूँ.
हाँ उधर ऊपर ही गई थी। अच्छा ऊपर ही गए। नहीं सर, चालू है देरासर, सुबह चालू होता है फिर बंद हो जाता है 12 आज बजे। महावीर जयंती है ना, तो आज वो सब है। ओके पर वैसे भी 8 डेज चालू ही है। अच्छा, बट वो डिस्टेंसिंग के साथ कि फिर गर्दी हो जाता है। हाँ कौन क्या करता है क्या पता। यहाँ तो सोसाइटी में दे रहा सर, तो फिर सोसाइटी वालों को क्या रहा है? नहीं यहाँ का हाँ बंद है सर, जो ग्लास स्ट्रिक्ट फैक्ट्री के है, वहाँ है ना, वो वाला बंद है, खाली बंद गेट है से ना। दर्शन कर सकते हो बस। हाँ सब जगह नहीं है अलाउड। वो भी फिक्स टाइमिंग है, सुबह कुछ 2-3 घंटा और शाम को भी सेम बस। रिस्क है ना यार। सर हम्म बीकेसी की ऑफिस में फिर वो क्या बोला, एक सेकंड। वो ऑफिस में वो देते हैं फॉर्म, तो फिर रिटर्न में रिसीट मिलता है कि क्या होता है? कुछ नहीं मिलता है, तो खाली कुछ सबमिट नहीं करके मिलता आने का। करना। सर दे दिया तो गारंटी क्या है, मतलब वही कि मैं हो बोल रहा जाएगा? हूँ, फोटो वोटो लेके आओ, जैसे अवार्ड में देते हो ना, ऐसा खड़ा रह के ऐसा हाथ में देते हो, फोटो खींच के लेके आओ। टेक अ फोटोग्राफ, एक्चुअली आई एम टेलिंग यू, टेक अ फोटोग्राफ, या उस बंदे का और वो फोटोग्राफ लोग लेके फोटो आओ। नहीं गाली देंगे। अरे गाली वाली कुछ नहीं, एक दूर से ऐसा क्लिक करके रखने का वो बंदे का, या उस बंदे का नंबर लेके रखने का, या उधर पड़ा हुआ है तुम्हारा कॉपी, उसका फोटो लेके रखो, या तो उसको बोलो मेरे को पेपर पे कुछ लिख के दे, मैंने सबमिट किया है। तो केस हुआ है कि घूम जाता है। प्रॉब्लम हुआ नहीं है, अभी कोरोना है ना इसके लिए सब। पहले तो क्या है, एकदम सब हैप्पी गो लकी, ऐसा रिजल्ट आया वैसा रजिस्टर करो, सीधा डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट निकाल के दे के आओ, 3 महीना टेंशन नहीं, फिर एग्जाम फॉर्म भरो सीधा। ये सब अभी। सर दूसरे किसी का लेके जा सकते हैं? हाँ सबमिशन के लिए तो कोई भी जा सकता है। कौन जा रहा है मेरा लेके जाओ। फिर इसके बाद कौन सा करना है? खुद जा भाई, मैं खुद जाता जा। हूँ तो बोलता हूँ तेरे को। आता हूँ तो बोलता नहीं, खुद का खुद करो, थोड़ा इसमें मेहनत करो, हाथ पैर मारो, कभी जाए सर? जाओ, आज जाओ कल जाओ, जब जाने का है जाओ। कल 11 बजे टाइमिंग रहेगा ना? पूछ के मैं देखो जा रहा उसमें कितने बजे तक। 10:45 को कल सब जाते हैं। एक साथ टूट पड़ो सब लोग। कल जाते हैं, कल कल हूँ। क्या अगर आप क्लास कैंसिल कर दो तो हम 11 भाग के बजे आएंगे। जाते हैं 11 बजे 11 बजे 11 बजे। ए नालायक, मेरा ही लेक्चर मिला तेरे को। तो बाकी सबका तो लास्ट लेक्चर, आपका सेकंड लास्ट है। 11 परफेक्ट टाइमिंग है सर। अभी एक लेक्चर में क्या, अभी फ्राइडे को लास्ट लेक्चर ले लो, कल बात खत्म। आयडा फ्राइडे क्या, चलो थर्सडे, सॉरी सर। चलो चलो चलो, हो गया, फाइनल अकाउंट्स हो गया। नाउ नेक्स्ट इज इन्वेंट्री, आपके सामने स्क्रीन पे है, चलो इन्वेंट्री कीजिए। रिकंसिलिएशन इन्वेंट्रीज, खाली एरोज चाहिए, एरोज के अपना वर्किंग नोट प्लस माइनस करके अमाउंट, स्टेटमेंट मत बनाओ चलेगा इन्वेंट्रीज का। फाइनल अकाउंट आंसर आया, टैली किया नीचे से, एनी डाउट्स बताइए। स्टार्ट विद इन्वेंट्रीज।
सर इसमें फिजिकल स्टॉक ढूंढने का है? क्या बोला है क्वेश्चन में? अमाउंट ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट दिया भाई, नॉर्मल है फिजिकल टू बुक। फिजिकल स्टॉक ढूंढना है तो क्वेश्चन में दिया होगा क्लियर कट, फाइंड आउट फिजिकल इन्वेंटरी। ऐसा सेल्स का कुछ दिया नहीं है कितना है, या फिर नीचे होगा, नीचे जाओ ना थोड़ा। अरे उधर देख तेरे मोबाइल पे, इधर दोनों पेज पे। एक मिनट, ये बार ये लफड़ा है इसका। सर हाँ सर ये ओनरशिप टू ओनरशिप है। ओनरशिप टू ओनरशिप है। Physical inventory of stock at the end of the quarter is taken at cost. The company इन्वेंटरी शेयर फिजिकल टू ओनरशिप है, नॉर्मल है, ऊपर दिया है। Sky Limited keeps no stock record, but a physical inventory of stock is made at the end of each quarter, and the valuation is taken at cost. The company's year ends on 31st March, however, and the accounts have been prepared to that date. Stock valuation taken on 31st March 18 was, however, misleading, and you have been advised to value the closing stock as on 31st March 18 with the stock figure as on 31st December 17 and some other information available to you. फिजिकल इन्वेंटरी आपको 31st दिसंबर का है, उसने बोला कि 31st मार्च का बुक इन्वेंटरी रॉन्ग है, ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ है, आपको वापस रिकंसाइल करने को बोला है। तो 31st दिसंबर से 31st मार्च फिजिकल टू बुक ही है, नॉर्मली है। फिर इसमें सेल्स का पॉलिसी क्या लेना है, गुड या इनवॉइस? सेल का पॉलिसी दिया है क्या? कुछ नहीं दिया है, मतलब व्हाटएवर इज अर्लियर, डिस्पैच या इनवॉइस, व्हाटएवर इज अर्लियर, डिस्पैच या इनवॉइस, व्हाटएवर इज अर्लियर। तो सर ऐसा नहीं चलेगा ना कि एक में इनवॉइस लिया दूसरे में डिस्पैच लिया? तो नहीं नहीं नहीं, सब में कॉमन। डिस्पैच या इनवॉइस, व्हाटएवर इज अर्लियर, सेल हो गया, यू हैव लॉस्ट द ओनरशिप। कभी भी हुआ, पहले जो भी हुआ आपका ओनरशिप गुल वहां से। Sir, हाँ sir, I have to go someplace. Can I please leave? ये क्या अचानक, इधर बोला नहीं तुमने कुछ इन्फॉर्म? No, sir, I told you yesterday ना, तो उसके लिए हाँ घर ठीक है से ठीक बुलाया। है, ओके 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 ठीक है, Thank you, sir. ओके ओके। क्रेडिट परचेज का कैसा है, जो क्रेडिट पीरियड है तब तक कोई डिस्काउंट इंटरेस्ट नहीं चार्ज होता है, उसके बाद दैट क्रेडिट पीरियड एक्सपायर्स एंड स्टिल देयर इज अ डिले इन पेमेंट, देन देयर विल बी इंटरेस्ट चार्ज। अपने को अभी ट्रांजैक्शन में नॉर्मल क्रेडिट परचेज सेल ही लेने का है, एक्सटेंशन सब आएगा तुमको बाद में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पार्ट में मिल जाता है। सर वो 4000 वाला थोड़ा समझाओ ना। 4000 वाला क्या दिया है? इनवॉइस लेट हुआ है वो। देखो थर्ड वाले में ना इनवॉइस परचेज है, दोनों में 4000 का लास्ट है ना वो। देखो invoice of purchase is entered in the purchase book during the quarter from Jan to March, total 70,000. Out of this 3,000 related to goods received prior to 31st December. Invoice is entered in April. अभी ये invoice entered in April ये अलग ही है, ये वो 70,000 के अंदर नहीं है, ये समझ में आया? अच्छा वही मतलब वही मिस्टेक किया। Invoices दिया है ना अपने को उसमें ले लिया। 70,000, नहीं invoices 70 है ना, जैन टू मार्च के बीच में तुमने 70,000 के इनवॉइसेस एंटर किए, बाकी 4,000 के अप्रैल में एंटर किए, वो अलग ही है, इसका हिस्सा 3,000 का तो कुछ नहीं आएगा ना, 4000 ऐड होगा ना।
3000 का कुछ नहीं आएगा, 67,000 ऐड होएगा और 4,000 रुपीज वो भी ऐड होएगा ना? 4,000 रुपीज का क्या दिया है? तो 63,000 ऐड होगा ना? 4,000 रुपीज ऐड होएगा, यस। एंड 60, हाँ 67, 4,000 सब्ट्रैक्ट होगा ना? 67 और 4 वो 71, अलग है, 4000 अलग वो है, 4 अलग है। क्या दिया पढ़ो ना ध्यान से। जैन टू मार्च के बीच में 70,000 के इनवॉइसेस एंटर हुए हैं और अप्रैल के महीने में और 4,000 के इनवॉइसेस एंटर हुए। हाउ कैन इट बी इनसाइड 70? इट इज डिफरेंट। दो 70,000 का इनवॉइसेस आर डिफरेंट, दिस 4,000 का इनवॉइस इज डिफरेंट। तो वो 4,000 तो सब्ट्रैक्ट होगा ना? ऐड होगा। तो कैसे? मार्च में ही गुड्स आ गया उसका, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है ना। Purchases are to be taken as invoice ना? अरे नहीं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व दोनों। पॉलिसी कहाँ कुछ दिया है? अभी तो बोला फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सेल परचेज दोनों। समझा? नहीं समझा ये। नहीं 4000 अप्रैल का मार्च में आ गया ना इसमें। हाँ, अप्रैल का इनवॉइस अप्रैल में रिसीव किया लेकिन गुड्स मार्च में आया। तुमको ये समझा 70,000 वाला समझा पहले, 70, 67 और हाँ। अभी 4,000 के बारे में क्या दिया है? इनवॉइसेस आर एंटर्ड इन अप्रैल रिलेटिंग टू द गुड्स रिसीव्ड इन मार्च, टोटल 4,000। तो मार्च में ही गुड्स आ गया है, ओनरशिप तुमको मार्च में आ चुका है ना ऑलरेडी, हाँ। है ना? तो बट आपने बोला फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो इसमें इनवॉइस ही फर्स्ट आ रहा है। कैसा यार, मार्च में गुड्स आ चुका है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। एक मिनट, हाँ वीरती, खाली तुम्हारा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। एम आई ऑडिबल ऑल ऑफ यू? बाकी लोग यस बाकी सबको आ Yes. रहा है, तुम्हारा आई थिंक इशू हो गया। लॉग आउट करके वापस आ जाओ। क्या बोल रहा था मैं? 4,000 का गुड्स आपको मार्च में रिसीव हो चुका है और इनवॉइसेस आपने अप्रैल में रिसीव किया है। तो गुड्स मार्च में आ गया तो ओनरशिप आ गया ना आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। तो एज ऑन 31st March you are the legal owner of these goods. Now were they there in the stock? No, you'll have to add it to arrive at your ownership stock. Got it? तो 67 ऐड होएगा और 4 भी ऐड होएगा। अरे आवाज वीरती। हाँ वो कुछ की प्रेस हो गया ना तो वॉल्यूम ऑफ हो गया कंप्यूटर में। चलो समझा? अभी वो सेल्स का भी पढ़ो, सेल्स का भी सिमिलर है। उसमें क्या दिया है? गुड्स ऑफ डिस्पैच बिफोर 31st March बट इनवॉइसेस वर सेंट इन अप्रैल 4,000। उसमें इनवॉइस अप्रैल में भेजा लेकिन मार्च में डिस्पैच हो गया। तो यू हैव लॉस्ट द ओनरशिप, ऑलरेडी सेल्स हो चुका सब्ट्रैक्ट है, होगा ना? तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये वो 85,000 सब्ट्रैक्ट होगा ना कि 5,000? 4 दोनों होगा ना। 4 का बाद चालू है, जो एक्स्ट्रा 5 4 का है तो ना, नो एंट्री आएगा ना? 5 का नो एंट्री आएगा, यस। और 85,000 सब्ट्रैक्ट होगा। 85 और 4 दोनों, मतलब 89 पे सीधा मार्जिन लगाओ। ग्रॉस प्रॉफिट का कितना है? 25% ऑफ कॉस्ट। तो 89,000 का 80%, 89,000 का, हाँ 80% या 80%, 89,000 का 80% will be your cost price that you will have to subtract. हो गया नमन? रौनक? सर एमटीपी का पेपर ज्यादा ट्रिकी आता है क्या फाइनल वाले हाँ पेपर? हाँ, जो भी वो लोग को डिफिकल्ट ट्रिकी सब करने का ना, एमटीपी पे कर देगा, आरटीपी पे कर देगा। एक्चुअल पेपर्स आर कंपैरेटिवली इजियर, प्रीलिम्स आर डिफिकल्ट। जो लोग प्रीलिम्स में अच्छा खासा क्रैक कर देते हैं उनके लिए फाइनल्स आर क्वाइट इजी नॉर्मली। ये टाइम कब होगा प्रीलियम क्या मालूम, होगा भी क्या नहीं, वो भी डाउटफुल है। एग्जाम तो अभी नवंबर में ही रहेगा। एग्जाम तो है नवंबर में, लेकिन प्रीलियम होता है ना मॉक टेस्ट अक्टूबर में। सर रोहन सर ने बोला था आपको कुछ पी रेशियो पूछने के लिए। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो? हाँ प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो बताया ना तुमको।
स्टॉक अपने प्राइस, अपने अर्निंग का कितना गुना पे ट्रेड कर रहा है। अभी एकदम डिटेल में हम लोग शेयर्स में सीखने वाले हैं ये पी रेशियो। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का स्टॉक है, रिलायंस का स्टॉक 2200 रुपए चल रहा है और उसका अर्निंग पर शेयर इज अराउंड 30 रुपीज, तो 70 के पी में चल रहा है, मतलब 30 रुपया पर शेयर वो कमा रहा है हर साल। अब अगर आप एक शेयर लोगे तो 30 रुपीज कमा रहा है वो एक शेयर के पीछे प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर। और 7 उसका भाव चल रहा है मार्केट में 2200, मतलब 70 के पी में चल रहा है, मतलब आप 2200 रुपीज दे रहे हो और हर साल 30 रुपीज कमा के दे रहा है आपको, मतलब आपको पूरा कॉस्ट रिकवर करने में 70 इयर्स लग जाएंगे। दैट इज अ मीनिंग। तो पी का मतलब एन इन्वेस्टर इज विलिंग टू पे हाउ मच द टाइम्स ऑफ अर्निंग्स ऑफ द शेयर, एक शेयर का कितना गुना अर्निंग वो इन्वेस्टर रेडी है पे करने के लिए। ऐसे कोई एक स्टॉक है, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु न्यूज प्रिंट पेपर का कंपनी है, उसका स्टॉक प्राइस चल रहा है अभी 125 रुपीज और अर्निंग पर शेयर है 25 रुपीज अप्रॉक्स, दैट इज 20 रुपीज, दैट इज अवेलेबल इन द पी ऑफ 6 मल्टीपल ऑफ 6, मतलब विद इन 6 years यू विल बी एबल टू रिकवर। अगर आपको हर साल सेम अर्निंग मिले स्टॉक से, अगर वो हर साल कंपनी 20 रुपया कमाए पर शेयर, तो आप 6 साल में अप्रॉक्स स्टॉक का पैसा अपना रिकवर कर लो। तो ये वो पी अच्छा बाय अच्छा होता है, मतलब वो लेने का ये कैसा रहता है पी है ना, फॉर अ नॉर्मल, समझो तुम एकदम बेसिक इन्वेस्टर हो तो ऐसा सोच सकते हो कि जिस स्टॉक का पी, इसको हम लोग जनरली इंडेक्स के पी के साथ कंपेयर करके देखते हैं। अपना पूरा निफ्टी है ना, उसका पी रन्स बिटवीन 17 20 15 to 20 के बीच में चलता है नॉर्मली, एवरेज पी ऑफ निफ्टी। तो अगर कोई स्टॉक का पी 15 to 20 के बीच में है तो जनरल मतलब रेंज में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई स्टॉक का पी 40 50 60 में चल, मतलब आप सोचो ना, आप उसमें अभी जो पैसा इन्वेस्ट करो आपको 50 साल के बाद रिकवर होगा, प्रोवाइडेड की सेम अर्निंग्स रहे। वो इतना हाई पी इसलिए डिमांड करता है कि पब्लिक को इतना कॉन्फिडेंस है कि आगे फ्यूचर में प्रॉफिट ज्यादा ग्रो होंगे, फास्ट ग्रो होंगे, तो आपका अर्निंग पर शेयर बढ़ते जाएगा और थोड़ा पहले पैसे आपके रिकवर हो जाएंगे, 50-60 साल नहीं 20 साल में 15 साल में रिकवर हो जाएंगे, ऐसा लगता है पब्लिक को, इसके लिए उसको इतना हाई पी रहता है। तो हाई पी होने का 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक कि कंपनी बहुत अच्छा है, जेन्युइनली अच्छा है तो इसमें इन्वेस्ट करने लायक है, उसका फ्यूचर ग्रोथ है, प्रोस्पेक्ट्स इन्वेस्टर्स को लग रहा है बहुत अच्छा है, इसके लिए इन्वेस्ट करने लायक है। नंबर 2, वो मेनिया में इतना हाई पी चला गया है कि अर्निंग्स उसको चेज ही नहीं कर सकता, ग्रोथ आप कितना भी अच्छा देखो वो हाई पी को चेज करके आपको उतना अर्निंग्स दे नहीं सकता है, तो वो स्टॉक बहुत हाईली वैल्यूड गिना जाता है। तो वो आपको डिटेल वापस कंपनी का बैकग्राउंड और पास्ट हिस्ट्री देख के चेक करना पड़ता है कि भाई ये जेन्युइनली अच्छा स्टॉक है जो हाई पी डिमांड कर रहा है, कि इतना हाई हो गया कि भाई अर्निंग का चेज करना मुश्किल हो जाने वाला है इसके लिए। अभी आई विल गिव यू एन एग्जांपल, there are 2 stocks, there is one stock called Pidilite Industry, you know Pidilite फेविकॉल बनाता है, it's a very good company, 70-80 years old company, फेविकॉल बनाने में उसका एडेसिव्स और वाटरप्रूफिंग में मोनोपोली इंडिया में 75% ऑफ मार्केट शेयर, वेरी एथिकल कंपनी, वेरी गुड कंपनी, कंटिन्यूअसली पी ऑफ 40 to 50, 10 साल 25 साल पहले भी उसका पी 40-50 था, अभी भी 40-50 है, कभी भी आगे देखो 40-50 के पी में ही रहेगा। तो जेन्युइनली गुड कंपनी, क्योंकि उसका अर्निंग ग्रो कर रहा है वो रेंज से, 20-25% सीएजीआर का अर्निंग्स देता है वो हर साल, 30% भी देता है कभी कभी, तो उसका अर्निंग्स ग्रोथ बहुत अच्छा है, तो इसके लिए उसको हाई पी डिमांडेड है। अभी देयर इज वन मोर कंपनी कॉल्ड से ये अपनी डीमार्ट का नाम सुना होगा, एवेन्यू सुपरमार्ट्स उसका ये है, कंपनी का नाम है डीमार्ट इज अ रिटेल चेन, उसका अर्निंग पर शेयर इज अराउंड 10 रुपीज, 10 या 20-15 हुआ है अभी, 15-20, एंड द शेयर प्राइस इज अराउंड 2000 रुपीज। सो 100 के पी में चल रहा है वो स्टॉक। 100 के पी में चलने का मतलब कि भैया आपको एक्सपेक्टेशन है कि इतना फास्ट अर्निंग ग्रो करेगा, नहीं तो अभी मैं पैसा डालू तो 100 साल के बाद रिकवर होएगा, दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। बट इन्वेस्टर को इतना कॉन्फिडेंस है, इतना अच्छा स्टॉक है कि फास्ट ग्रो होगी अर्निंग और फास्ट रिकवरी हो जाएगी, बट लुकिंग एट द सिनेरियो ऑफ रिटेल एंड ऑल, इतना फास्ट ग्रोथ पॉसिबल इज मतलब काफी डिफिकल्ट है वहां पे अचीव करना।
This is quite highly priced stock. Avenue Supermarts is running in the P of 190, ऐसे P में चल रहा है. तो खाली P देख के जंप मारना is not advisable. एक्चुअली P एज अ नॉर्मल इन्वेस्टर, आप जब इन्वेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो तो P इज द लास्ट थिंग वी टेक इनटू कंसिडरेशन. पहले तो वो कंपनी का बैकग्राउंड, वो बिजनेस क्या कर रहा है, क्या प्रोडक्ट बना रहा है, एसेंशियल है कि नहीं, बैरियर्स टू एंट्री कितना है, कंपटीशन कितने टाइम तक वो अवॉइड कर सकता है, ग्रोथ कितना है पास्ट 10 साल में, रेवेन्यू, आरओसी कितना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो सब देखा जाता है. और फिर लास्ट में उसका भाव देखा जाता है कि भैया ये भाव पे ये स्टॉक वायबल है. उसके लिए भी वेरियस मेथड्स है. डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड होता है जिसमें आप फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट करके देखते हो कि भाई कितना आप अभी दोगे तो आपको 13% 15% के हिसाब से फ्यूचर में इतनी अर्निंग्स मिल सकती है. जनरल अजम्पशन ऐसा रहता है मार्केट में कि हाई पी स्टॉक्स आर गुड, लो पी स्टॉक्स आर नॉट गुड, क्योंकि उसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स का इतना चांस नहीं है और हाई पी में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स का चांस है. दैट इज वेरी जनरल crude basic idea of P. On the market sentiment, demand, supply, buyer, seller and all. कंपनी अच्छी होनी चाहिए, बिजनेस अच्छा होना चाहिए, बिजनेस ग्रोइंग होना चाहिए, मैनेजमेंट क्लीन होना चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लीन होना चाहिए. ये अल्टीमेट रिक्वायरमेंट्स होते हैं अच्छे बिजनेस. ओके, चलिए. इन्वेंट्रीज मिला सबको? इन्वेंट्रीज ओके. आंसर मिला? क्लियर है सबको? ऑल आंसर्स ऑफ इन्वेंट्रीज पक्का? एनी डाउट इन्वेंट्री वाले में? 4000 ऐड होगा ना? कौन सा वाला? 4? फोर्थ वाले में. फोर्थ वाले में लेस होगा ना यार. ये ना नीचे वाला लास्ट वाला 4 लेस होगा. मार्च में आपने गुड्स डिस्पैच कर दिया, यू हैव लॉस्ट द ओनरशिप, बट द गुड्स वेयर इन द फिजिकल इन्वेंट्री व्हेन इट वाज डिसंबर. you'll have to subtract that. 4 नहीं, 4 का cost 3200. clear? then let's go to NPO. NPO पे जाओ, छोटू सा समय फटाफट 5 मिनट में उड़ा दो. IPO के वक्त ये सब P का बहुत काम आता है. जब IPO आने वाला होता है ना, क्वेश्चन नंबर 15 उड़ाओ. NPO छोटू सा ही है. calculate the subscription sports material how they will appear in income and expenditure account. You have to just show an income and expenditure का extract. ऊपर लिख सकते हो income and expenditure account ब्रैकेट में extract. Sports material कैसे दिखेगा, and also show the items appear in the balance sheet. तो balance sheet extract. Draw छोटू सा income expenditure debit credit, छोटू सा balance sheet extract लिख देना. Liability asset कैसे दिखेंगे वही present करवाना. Question number 15. IPO के वक्त ये P काम करता है. IPO के वक्त अभी हम लोग करेंगे ना इश्यू ऑफ शेयर्स, उसमें बताऊंगा मैं. जब बूमिंग मार्केट चल रहा होता है, मार्केट का P हाई होता है. अभी अपना निफ्टी का P है ना, जब 2 साल पहले एकदम बूम चल रहा था ना, तो इट वाज 27-28 के रेंज में. तो 27-28 के रेंज में निफ्टी का P चल रहा था. तो जितने कंपनीज IPO फ्लोट करते एकदम हाई P में स्टॉक को फ्लोट करते थे. ऐसा होता था 30, 40, 35 ये रेंज में फ्लोट करते थे. तो उनको हाई प्राइस मिलता था, प्रीमियम मिलता था. फिर 1-1.5 साल पहले वापस P घट के कितना, अभी मार्च तक, फरवरी तक के किधर 17 जितना पहुंच गया था P. 17-18 तक हो गया था निफ्टी का P. अभी इधर IPO बहुत कम हो गए क्योंकि उनका मालूम है कि शेयर प्राइस में बहुत ज्यादा प्राइस मिलेगा नहीं उनको कंपनी. वापस अभी थोड़ा बढ़ गया मार्केट एंड ऑल, वापस P बढ़ गया, 25 के आसपास आ गया वापस, 24-25 वापस आएगा IPO. इसलिए जब रिसेशन टाइम आता है ना, तभी अच्छे कंपनीज भी एकदम सस्ते P में आपको मिल जाते हैं. तभी यू नीड टू बी वेरी शार्प टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी. क्योंकि जब पैनिक सेलिंग आता है मार्केट में, जब 2002, 2009, 2020 अभी आया था मार्च में, वेरी गुड कंपनी का स्टॉक दे आर अवेलेबल एट डर्ट चीप प्राइसेस. या फिर नेस्ले का जब इश्यू हुआ था, नेस्ले कंटिन्यूअसली रन्स इन द P ऑफ 30-40, वेरी गुड कंपनी. मोनोपोली इन बेबी फूड, उसका एक्चुअल मार्केट, एक्चुअल काम बेबी फूड प्रोडक्ट बनाने का है, सेरेलैक एंड ऑल.
उसमें उसका मोनोपोली है। 97% मार्केट शेयर नेस्ले के पास है, 3% एबॉट के पास है। तो उसमें उसका एकदम हाई बैरियर्स टू एंट्री, और वो ये प्रोडक्ट है अपना प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट है, मतलब वो मेडिसिन फार्मेसी और लाइसेंस उसको गवर्नमेंट देता है तो ही बना सकता है, और किसी कंपनी के पास लाइसेंस ही नहीं है। तो उसमें वो धड़ाधड़ छापते रहता है रेवेन्यू नेस्ले वाला। उसका ये कैडबरी वैडबरी तो 30% है, मैगी 30% है, कैडबरी और सब 10-20% है, 50 या 60% उसका रेवेन्यू बेबी फूड प्रोडक्ट मार्केट से आता है। सेरेलैक एक है और एक 3-4 ब्रांड है उसका। तो उसमें अभी वो मैगी में बीच में मालूम है MCG और ये सब बैन निकला 7 साल पहले, तभी घट के इतना सस्ता मिल रहा था, द शेयर प्राइस वेंट टू 6,000 रुपीज नेस्ले का रिसेशन के वक्त। रिसेशन नहीं था तभी, वो उसका बैन हो गया था मैगी तभी, और फिर सडनली जैसा बैन उठ गया और नाउ द प्राइस इज अराउंड 17,000 रुपीज, वापस सेम पी में आ गया 30-40 का पी। तो ऐसा कभी पैनिक सेलिंग में पी बहुत सस्ता हो जाता है, प्राइस घट जाता है शेयर का। सिंपल है, आ गया एनपीओ डन। प्रीपेड आउटस्टैंडिंग स्टॉक ही है लास्ट ईयर करंट ईयर। फिनिश्ड। पेपर में रेक्टिफिकेशन नहीं आया अपने सामने। हाँ वो ये था, खाली टाइप्स ऑफ एरर्स था। ठीक है, डन। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, पीएनएल एक्सट्रैक्ट देख लिया, आंसर चेक कर लिया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, डेप्रिसिएशन। चेंज ऑफ मेथड है, प्रोस्पेक्टिव है कि रिट्रोस्पेक्टिव करना है, कुछ नहीं दिया है तो प्रोस्पेक्टिव याद है। जहां तक ओल्ड मेथड है उधर खत्म करो, न्यू मेथड न्यू ईयर से सीधा चालू करो। 7th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर 15 to 18, 15, 16, 17, 18, 4 ईयर का मशीनरी अकाउंट। दैट्स इट। इसके बाद आपको बीओई 8वां क्वेश्चन होमवर्क है, एडीडी 11A 11B एंड अकाउंट करंट, ये होमवर्क है आपके। तो क्वेश्चंस रिपीट करो ना आप। 8, 11A 11B, बीओई एडीडी अकाउंट करंट, बीओई एडीडी अकाउंट करंट। ये डेप्री अभी करना है। डेप्री अभी करना है। 7th क्वेश्चन दिखाओ ना डेप्री का। एक सेकंड, finish of depreciation, BOE bills of exchange, ADD and account current are for homework। जम रहा है ना ADD अकाउंट करंट? उसमें खाली प्रैक्टिस ही है, सिली मिस्टेक होने का चांस है कैलकुलेशन ऑफ डेज में बस। और ईयर एंडिंग दिसंबर है ना? ईयर एंडिंग दिसंबर है, यस। 15 to 18 दे दिया, मतलब दिसंबर, वैसे भी कुछ नहीं दिया तो दिसंबर।
उड़ाओ लास्ट क्वेश्चन डेप्री। कौन सा चैप्टर में इकोनॉमिक्स पी? टर्मिनोलॉजी था, कौन सा था? अदर टर्मिनोलॉजी कुछ था। ये अच्छा एक्चुअली आपको था फाउंडेशन में ये चैप्टर, रेशियो एनालिसिस निकाल दिया अभी इंटर में। सब 30-35 रेशियोज है अलग अलग, मस्त है चैप्टर। कंपनी के एनालिसिस में यही काम आते हैं, वर्किंग कैपिटल रेशियो, EBITDA और वो सब। हाँ एबिटा वो सब तो बनाते हो आप स्टेट में। एबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन amortization and taxes, depreciation amortization and taxes, interest depreciation amortization and taxes। वो तो आपका जो स्टेटमेंट बनता है ना पहले, सेल्स लेस डायरेक्ट एक्सपेंस COGS, सेल्स लेस COGS, ग्रॉस मार्जिन लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस हमारा ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये एबिटा गिना जाता है, फिर लेस इंटरेस्ट इज अर्निंग्स बिफोर टैक्स, देन टैक्स, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, देन प्रेफरेंस डिविडेंड, देन इक्विटी डिविडेंड। उसके बेसिस पे रेशियोज, gross margin ratio, net profit ratio, return on capital employed, working capital ratio, debt to equity ratio, assets turnover ratio, stock turnover ratio, debtor turnover ratio, creditor turnover ratio, P ratio, PB ratio होता है, price to book value, enterprise value ratio होता है, EV ratio, DP रेशियो होता है, डिविडेंड पे आउट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है लोन्स के लिए। अच्छे से सीखना है इसको, इंटर में मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आएगा ये चैप्टर, रेशियो एनालिसिस। रेशियो आपको समझना है, आपको समझो इन्वेस्टमेंट का फंडामेंटल रिसर्च के लिए बहुत इजी पड़ेगा कोई भी स्टॉक का। ट्वेल्थ के रिवाइज सिलेबस में डाल दिया ये, उन लोग ने अभी खत्म किया ट्वेल्थ, अभी आ गया, लेकिन सैडली उनको ओमिट हो गया आज कोरोना की वजह से ये सर।
सर हो गया तो जाए। चेक किया आंसर? हाँ सर आ गया है। ठीक है, खाली 3 क्वेश्चन होमवर्क है, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एडीडी है ना, काउंट कर। ओके, बाकी कंटिन्यू करेंगे हम लोग कल। डाउट्स है तो यू वेट, अदरवाइज यू कैन लीव, फिनिश इट ऑफ एंड गो।